राहुल गांधी का मुकाबला मोदी और शाह की बीजेपी से है। पीएम मोदी और अमित शाह की बीजेपी चुनाव जीत की गारंटी या कहे जीत की चुनावी मशीन बन चुकी है और ऐसे माहौल में कंफ्यूज होकर राजनीति करने से हार के अलावा और कुछ नहीं मिलने जा रहा है। तो कैसे राहुल गांधी की राजनीति कांग्रेस पार्टी पर पड़ रही है भारी, आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। राहुल के फैसले पार्टी के लिए मुसीबत, गुटबाजी को शांत करने में नाकाम, इंडी गठबंधन और एनडीए हुआ खत्म, क्यों चुनावी रणनीति में पिछड़े राहुल। एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल के साथ ही मजबूत विपक्ष भी काफी जरूरी माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का यह मूल सिद्धांत माना जाता है कि जितनी मजबूत सरकार हो उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सबसे ऊपर होती है। जनता किसी राजनीतिक दल को बहुमत देकर सरकार चलाने का मौका देती है तो किसी राजनीतिक दल को विपक्ष में बैठाकर सरकार पर निगरानी बनाए रखने की जिम्मेदारी देती है। इसलिए यह मुमकिन है कि सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन के पास सदन में ज्यादा संख्या होती है, लेकिन जनता विपक्ष से ये उम्मीद भी करती है कि सदन में कम संख्या होने के बावजूद विपक्षी राजनीतिक दल या गठबंधन सरकार के गलत कामों की पोल लगातार खोलते रहे। स्वाभाविक तौर पर राजनीति के मैदान में उतरने का आखिरी टारगेट बहुमत हासिल करके सत्ता हासिल करना ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इस देश के सबसे बड़े विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खास मौकों पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके कंफ्यूजन का नुकसान हर बार कांग्रेस को चुनावी हार के रूप में उठाना पड़ता है, लेकिन लगातार हार मिलने के बावजूद भी राहुल गांधी के रवैये में फिलहाल तो कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में दिल्ली में हुआ विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा उदाहरण और ताजा उदाहरण माना जाता है। राहुल गांधी आखिरी वक्त तक ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल साथी हैं या विरोधी। कांग्रेस को बचाने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़े या फिर इंडी गठबंधन को बचाने के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ मजबूती से चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने कभी अजय माकन को केजरीवाल के ऊपर सीधा हमला करने की इजाजत दी तो कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही रद्द करवा दिया। जबकि शुरुआती दौर में राहुल गांधी ने खुद दिल्ली के सीलमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दोनों पर एक सुर में तीखा निशाना साधा था। सीलमपुर की रैली में अरविंद केजरीवाल पर तीखा राजनीतिक हमला बोलने के बाद अचानक से राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए शांत हो गए। ऐसी खबरें सामने आई कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कहने पर न सिर्फ उन्होंने अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवाया, बल्कि खुद भी दिल्ली के चुनाव प्रचार अभियान से बाहर होकर बैठ गए। लेकिन इंडी गठबंधन के दूसरे साथी जब एक एक करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिए जाने की सार्वजनिक घोषणा करने के बाद राहुल गांधी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। उन्हें लगा कि उन्हें धोखा दिया है उनके ही साथियों ने, और उसके बाद एक बार फिर उन्होंने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को चुनावी अभियान में जोर शोर से जुड़ने का आदेश दे दिया। दिल्ली चुनाव में राहुल की कंफ्यूज रणनीति। इतना ही नहीं, राहुल गांधी खुद अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए, जहां से उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अपना प्रत्याशी बनाया था। जाहिर तौर पर कांग्रेस का टारगेट सिर्फ एक था कि कांग्रेस का उम्मीदवार भले ही चुनाव में जीत हासिल ना कर पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपनी विधानसभा सीट हार जाए। हुआ भी कुछ वैसा ही। दिल्ली में भले ही कांग्रेस को पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी 0 सीट ही मिली हो, लेकिन उसके उम्मीदवारों की वजह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को चुनाव हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राहुल गांधी ने अपनी ताकत तो साबित कर दी, लेकिन यहाँ एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है।
अगर राहुल गांधी आखिरी वक्त तक कंफ्यूज नहीं रहते और उन्होंने कुछ महीने पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को अपने इरादे बता दिए होते तो शायद पार्टी ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ पाती और 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में 0 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस बार भी 0 के आंकड़े पर ही संतोष नहीं करना पड़ता, यानी पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर होती। राहुल के गलत फैसले, पार्टी में गुटबाजी। राहुल गांधी का मुकाबला पीएम मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी से है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की मशीन बन गई है और ऐसे माहौल में कंफ्यूज होकर राजनीति करने से हार के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, जिसका सामना राहुल गांधी लगातार 3 लोकसभा चुनावों और कई राज्यों की विधानसभा चुनाव में करते आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल करके कांग्रेस भले ही लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल बन गया हो, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस के 99 सीटों में अखिलेश यादव समेत इंडी गठबंधन में शामिल कई क्षेत्रीय दलों का भी योगदान है। ऐसे में होना यह चाहिए था कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करके चुनाव में कम से कम 6-7 महीने पहले ही रणनीति तैयार कर लेते। राहुल गांधी के लिए यह तय करना भी जरूरी है कि किस राज्य में कौन सा राजनीतिक दल कांग्रेस का विरोधी है और किस राज्य में कौन सा राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ है। दिल्ली में आखिरी वक्त तक राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि केजरीवाल साथी हैं या विरोधी। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया था और एक बार फिर से उन्होंने राज्य में अकेले ही 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि ममता बनर्जी से लड़ना है या दोस्ताना रिश्ते कायम करने हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिस कुर्सी पर इस बार राहुल गांधी बैठे हैं, उसी कुर्सी पर पिछली लोकसभा में कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी बैठा करते थे। चौधरी पश्चिम बंगाल में लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे और सिर्फ इस वजह से ममता बनर्जी उनसे इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली इसको लिया और अधीर रंजन चौधरी 2024 का चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा सांसद ना बन पाए, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की और उसी रणनीति के तहत अधीर रंजन चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। चौधरी 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए और कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हो या फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस की करीब सभी सहयोगी पार्टियां राहुल गांधी के कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं और लगातार इसका फायदा उठा रही हैं। इसलिए यह सवाल बार बार उठाया जाने लगा है कि क्या राहुल का कंफ्यूज कांग्रेस को डुबाकर ही मानेगा। राहुल गांधी की देश विरोधी बचकानी राजनीति। एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसा बयान दिया जो भारत की साख को आघात लगाने वाला है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को ध्वस्त करने वाला है। राहुल गांधी किस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देने में माहिर हैं, ये बयान फिर साबित कर गया जब उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसलिए उन्होंने कहा कि बार बार अमेरिका भेजा जा रहा है ताकि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए, यानी बचकानिया बयान दिया जिस पर जमकर सियासी हंगामा हुआ। राहुल गांधी मोदी विरोध में कुछ भी बोले, ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो मोदी विरोध के चलते देश विरोध में जिस तरह के अनाप शनाप दावे करते हुए गलत बयान देते हैं, वो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और बचकानेपन को ही दर्शाता है। कब राहुल एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी से राजनीति से हटकर भी गहरे दोस्ताना रिश्ते हैं, इसलिए उनका शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने पर किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर राहुल गांधी के बयान पर हैरानी होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की इस विचित्र बात पर आपत्ति जताई, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो ऐसी बातें कहकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के झूठ का मकसद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ऐसे झूठे, भ्रामक और गुमराह करने वाले बयान से भारत की छवि को गहरा नुकसान होता है। ये तय है कि विदेश मंत्री के प्रतिवाद का राहुल गांधी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा की परवाह नहीं करते, समस्या ये भी है कि वो ऐसी बचकानी बातें कर जाते हैं जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती हैं या दूसरे देशों से रिश्तों पर भी बुरा असर डालती हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर। राहुल गांधी अपने आधे अधूरे तथ्यहीन बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं।
उनके बयान हंसने और मजाक बन जाते हैं। राहुल पहले भी बातों बातों में ये कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। वो देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। सरकार की नीतियों से नाराज होना, सरकार के कदमों पर सवाल उठाना उनके लिए जरूरी है। राजनीतिक रूप से ये उनका कर्तव्य भी है, लेकिन चीन के साथ उनकी सहानुभूति अनेक सवाल खड़े करती है। ऐसे ही सवालों में आज तक इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा लेने की जरूरत क्यों पड़ी। वो ये नहीं बताते कि 2008 में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया था। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी राफेल विमान सौदे में कथित धांधली खोज लाए थे तो यहां तक कह गए कि खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया था कि दोनों देशों में ऐसा कोई समझौता नहीं है जो राफेल विमान की कीमत बताने से रोकता हो। उनके इस झूठ का खंडन खुद फ्रांस की सरकार को करना पड़ा था। राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयानों से यही पता चलता है कि उन्हें ना तो प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन है और ना ही रक्षा मंत्री की और ना ही विदेश मंत्री की। लगता है कांग्रेस के शीर्ष नेता और प्रतिपक्ष के नेता होने की वजह से वो अहंकार के शिखर पर चढ़कर बैठे हैं और यही अहंकार उनकी पार्टी और उनके नेताओं को ले डूबेगा। लगातार हार हो रही है, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और दिल्ली। लगातार 3 राज्यों में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद भी राहुल गांधी की अकड़ जो है वो अभी ढीली नहीं हुई है। ऐसे में राहुल गांधी को फिर से अपने बयानों, अपने फैसलों, अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है, जिससे समझा जा सके कांग्रेस को कैसे रिवाइव करना है। राहुल गांधी का जो कंफ्यूजन है वो उनकी पार्टी पर भारी पड़ रहा है और राहुल गांधी को अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रणनीति अपनानी होगी जिससे पार्टी को फायदा हो। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।